अगली सुबह अमन नींद से जागा तो उसकी नजर साक्षी पर पड़ी। साक्षी आराम से अपने पेट पर हाथ रखकर सो रही थी। साक्षी का 9 महीना चल रहा था, इसलिए उसकी बॉडी में सूजन आ चुकी थी, जिस वजह से पांडा की तरह क्यूट लग रही थी। अमन ने एक नजर साक्षी को देखा। अमन साक्षी के माथे पर किस करता है, फिर उसके पेट पर किस करके कहता है, गुड मॉर्निंग एंजल। उसके चेहरे पर प्यारी से मुस्कान आ जाती है। दूसरी ओर वाणी के कमरे में वाणी के दोनों बेबीज ने सुबह से रो रो कर पूरा घर अपने सर में उठा लिया। वहीं आकाश, जिसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, वो बेड में अपना सर पकड़कर बैठा था। उसके बाल फैल चुके थे। आकाश जाकर बच्चों के झूले पास बैठ उन्हें शांत कराते हुए वाणी को आवाज लगाता है, जो कि बाथरूम में थी। आकाश की आवाज सुन वाणी जल्दी से बाथरूम से बाहर निकल कर आई और आकाश पर गुस्सा करते हुए बोली, क्या आपसे कुछ देर के लिए 2 बच्चे नहीं संभलते? और ऐसे को तो बड़े ढींगे मारते फिरते हैं कि मैं अकेले ही पूरी दुनिया कंट्रोल कर सकता हूँ। वाणी की बात सुन आकाश का मुंह हैरानी से खुला रह गया। आकाश वाणी को देखते हुए बोला, यार तुम बार बार एक ही बात को बीच में क्या लाती हो? और मैं अपनी कोशिश करता तो हूँ। वाणी प्रिंसेस को गोद में उठाकर आकाश की गोद में देकर कहती है, वो मुझे अच्छे से पता है कि आप कितनी कोशिश करते हैं। कहकर वाणी अभी को अपनी गोद में ले उसे शांत कराने लगी। आकाश अपनी भौहें चढ़ाकर वाणी को देखता है, लेकिन वाणी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वाणी को अब उनकी आदत हो चुकी थी। आकाश प्रिंसेस को देखते हुए उससे बोला, देख रही है आप प्रिंसेस, आपके सुपर डैड की तो यहाँ कोई रिस्पेक्ट ही करता। जिसे सुन वाणी अपना सर ना में हिला देती है। जब बच्चे शांत हो गए तो वाणी ने उन्हें दोबारा से पालने में सुला दिया। फिर वो आकाश को देखते हुए बोली, हमने आपसे जो कहा था क्या आपने वो किया? आकाश बिना किसी भाव के बोला, हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अभय का बच्चा कभी आगे आएगा। इसलिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी साली को ऐसे उदास नहीं देख सकता। असल बात ये थी कि आकाश नहीं चाहता था कि अभय दोबारा से वाणी को उससे अलग करने के बारे में सोचे। कोष्टक। वहीं जब वाणी ने आकाश की बात सुनी तो उसे घूर कर देखने लगी। कुछ देर में नीचे हॉल में सभी लोग एक साथ बैठे थे। वाणी और नित्या सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, और हमारी रूही के तो मिजाज ही निराले है, वो किचन में बैठकर डब्बे से काजू बादाम निकाल कर खा रही थी। जिसे जब वाणी ने देखा तो बोली, वो भुक्कड़ की खानदान की आखिरी वारिस, सब कुछ अकेला खा जाएगी या कुछ बचाएगी भी? नित्या जो पराठे बना रही थी वो रूही को चिढ़ाते हुए बोली, अगर तुम ऐसे ही खाते रही तो किसी दिन फूलकर गुब्बारा हो जाओगी। नित्या और वाणी की बातें सुन रूही का मुंह बन गया। वो दोनों से चिढ़कर बोली, तुम दोनों मेरे खाने की दुश्मन, खबरदार जो मेरे खाने पर या काजू बादाम पर नजर लगाया तो। अरे तुम क्या, पर इन्हें खाने से इंसान का दिमाग तेज होता है, बिल्कुल मेरी तरह। कहकर रूही खुद पर प्राउडी फील करने लगी। तभी वाणी नित्या को छेड़ते हुए बोली, अगर काजी बादाम खाकर इंसान तुझ जैसा समझदार होता है तो फिर तो हम बेवकूफी ठीक है। क्यों नीतू, नित्यात का शॉर्ट नाम। जिस पर नित्या ने हंसते हुए अपना सर हिला दिया, जिससे रूही बुरी तरह चिढ़ गई। वो लेब से नीचे उतरते हुए बोली, तुम दोनों ही मेरी दुश्मन हो, हमेशा ही तुम्हारी बुरी नजर मेरे खाने पर रहती है, जल कुकड़ी और कड़वी करेली कहीं से। कहकर रूही अपने पैर पटकते हुए किचन से बाहर निकल गई। वाणी और नित्या तो अपना मुंह फाड़े जाती हुई रूही को देख रही थी। तभी नित्या रूही की तरफ देखते हुए वाणी से बोली, ये अभी हमें क्या बोलकर गई? वाणी खोई हुई बोली, जलकुकड़ी। लेकिन ये क्या कहलाता है?
नित्या बोली, कड़वा करेला तो पता, लेकिन ये जलकुकड़ी किस सब्जी या डिश का नाम है? दोनों ने अपना सर झटका और नौकरों को ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पर लगाने का कहकर दोनों किचन से बाहर आ गई। जहां उन्होंने देखा रूही अपने हाथ में काजू बादाम का डब्बा लिए आकाश और अभय के सामने बैठी थी और वाणी और नित्या की शिकायत कर रही थी। वो अभी 5 साल की छोटी क्यूट बच्ची लग रही थी, लेकिन वहां सभी जानते थे कि वो कितनी शैतान थी। इस बात से अनजान थे कि कोई उन्हें चोर नजरों से घूर रहा था। वो आदि था। रूही आए और अभय के बगल में अपने हाथ में काजू बादाम हाथ में ले खाने लगी, जिसे देख अभय मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेर देता है। बस फिर था जैसे ही आदि ने रूही के सर पर अभय का हाथ देखा, वो जल भुनने लगा। आदि अपनी मुट्ठियां कसकर रूही और अभय को देखने लगा। अगर उसका बस चलता तो कब का दोनों को अलग कर देता। आदि आस भरी नजरों से आकाश को देखता है, लेकिन आकाश कुछ कुछ न बोलते देख उसका मुंह बन गया। अब आकाश बोल भी क्या सकता था? आखिर अभय भी तो था उसका साला ही। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। जब आदि ने रूही के सर पर अभय का हाथ देखा, तो वो जल भुनने लगा। आदि अपनी मुट्ठियां कसकर रूही और अभय को देखने लगा। उसे अभय का रूही को टच करना अच्छा नहीं लग रहा था। अगर उसका बस चलता तो कब का दोनों को अलग कर देता। आदि आस भरी नजरों से आकाश को देखता है, लेकिन आकाश कुछ कुछ न बोलते देख उसका मुंह बन गया। अब आकाश बोल भी क्या सकता था? आखिर अभय भी तो था उसका साला ही। लेकिन अब बेचारे अभी को कौन समझाए, जो अपनी बीवी के भाई से ही जले जा रहे हैं। गजब बेइज्जती है भाई। सभी नाश्ता कर ही रहे थे कि तभी मीरा और सोम भी वापस आ गए। वाणी ने मीरा और सोम को देखा तो सवाल करते हुए बोली, आप दोनों रात भर से कहाँ थे? कहते हुए वाणी दोनों को घूर रही थी। वाणी को ऐसे घूरते देख दोनों हड़बड़ा गए। इससे पहले वो कुछ कहते रोनित बीच में बोला, अरे आप भी बॉस दोनों मियाँ बीवी है तो बाहर मजे ही करने गए होंगे ना। रोनित अपने मुंह में खाना ठूसते हुए कह रहा था। रोनित को बात सुन मीरा का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसकी नजर उठाकर सबको देखने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। वही सोम गुस्से में रोनित को देख रहा था। उसके अलावा बाकी सब भी रोनित को घूर रहे थे। जब रोनित को अपने ऊपर नजरों की तपिश का एहसास हुआ, तब जाकर उसने अपना सर ऊपर उठाकर देखा, जहां सभी उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। सबको अपनी तरफ ऐसे देखते देख रोनित अपनी बत्तीसी दिखाते हुए बोला, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन इसके बाद भी सभी उसे घूरते रहे तो रोनित दोबारा से अपने दांत दिखाकर बोली, सॉरी वो गलती से जबान फिसल गई। ही। लेकिन जब उसे घूरना बंद नहीं हुआ तो अपना रुवासा सा चेहरा बनाकर बोला, अरे अब छोटे बच्चे की जान लोगे क्या, ऐसे घूर रहे हो? जिस पर अमन छिड़ते हुए बोला, साले तेरी जान लेने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमें पता है तू तो भूत बनकर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। जिसे सुन रोनित चिढ़ गया। वहीं रूही और आदि उसकी बात पर अपना छुपाकर हंसने लगे, जिसे देख रोनित का मुंह बन गया। लेकिन उसने अभी भी खाना खाना नहीं छोड़ा था। आखिर रूही के बाद उसका नंबर ही भूखखड़ की लिस्ट में दूसरे स्थान पर आता था। वाणी ने मीरा को देखते हुए कहा, मैडम अब शर्माकर ही पर भरोगी या कुछ खाओगी भी? वाणी के कहने की देर थी, सोम और मीरा जल्दी से अपनी अपनी सीट पर बैठ गए, क्योंकि दोनों ही वाणी के गुस्से को भांप चुके थे। मीरा अपनी ओर सोम की प्लेट पर खाना सर्व कर रही थी कि तभी रोनित मीरा के सामने अपनी प्लेट करते हुए बोला, बहन इसमें में पराठे और चटनी दे दो ना। जिसे सुन मीरा ने घूर कर रोनित को देखा, फिर उसकी प्लेट में पराठे और चटनी रख दी। अभय ने जब रोनित को देखा तो बोला, वो भैंसे इतना मत खा वरना किसी दिन खा खाकर फट जाएगा।
अभय की बात सुनकर सभी हंसने लगे। वही रोनित अभय को मुंह बनाकर देखने लगा, जैसे कह रहा हो आप अपने ही छोटे भाई की बेइज्जती सबके सामने कैसे कर सकते हैं। अभय ने मासूम सा चेहरा बनाकर वाणी को देखा जो खुद की हंसी कंट्रोल कर रही थी। अभय वाणी से बोला, क्या बॉस आप भी? वाणी ने जल्दी से अपनी हंसी छुपा ली। वाणी सीरियस होकर रोनित से बोली, चांद सही कह रहा है, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही खा रहे हो। इसलिए कल से तुम 15 किलोमीटर रनिंग करने के बाद 1 घंटे तक एक्सरसाइज करोगे। रोनित जो पराठे के टुकड़ा अपने मुंह में डालने जा ही रहा था कि वाणी की बात सुनकर उसका हाथ बीच भी रुक गया। उसके चेहरे के भाव देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया के सबसे ज्यादा दुख उसकी जिंदगी में ही थे। रोनित ने आस भरी नजरों से सबको देखा ताकि कोई तो इसकी मदद कर सके, लेकिन वहां किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इन सब में सबसे ज्यादा मजा अमन और सोम को आ रहा था। आखिर आए भी क्यों ना आज उनके दुश्मन को सजा जो मिल रही थी। सोम अपने मन में बोला, अब आया ना मजा बच्चू, बहुत चुगली करने का शौक है तुझे हम सबकी। अब देखा मैं कैसे तेरी और बैंड बजवाता हूँ अपनी भाभी से। अमन अपने मन में कह रहा था, वाह मुझे तो घर में ही इतनी अच्छी कॉमेडी फिल्म देखने को मिल जाती है। काश इसके साथ पॉपकॉर्न और होते तो फुल पैसा वसूल हो जाता। दोनों ही मन भांगड़ा कर रहे थे। विन रोनित तो रोने ही वाला था कि तभी आकाश जो वहां बैठा सब कुछ देख रहा था वो अमन से बोला, अमन मैं देख रहा हूँ तुम भी कुछ दिनों से फिट नहीं दिख रहे, कुछ ज्यादा ही खाने लगे हो तुम। तो कल से तुम भी रोनी के साथ जाओगे। अमन जो अभी रोनित की हालत मन ही मन भांगड़ा कर रहा था, अचानक से इसे एहसास हुआ जैसे किसी ने उसे 10 मंजिला इमारत से नीचे फेंक दिया हो। अमन वैसे ही शौक में चिल्लाया, क्या मैं? अमन को देख आकाश कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोला, हाँ तुम। अमन का मन अब अपना सर पटक कर रोने का हो रहा था। तभी तो एक और था जिसकी खुशी छीनने वाली थी, सोम जो मन ही मन खुश हो रहा था। आकाश सोम से बोला, सोम कल से तुम भी इन दोनों के साथ रनिंग पर जाओगे और इन दोनों पर नजर रखोगे। और जा, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। सोम के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो अचानक से गायब हो गई। सोम लगभग शॉक होकर आकाश को देखता है। सोम आकाश से बोला, यार तू आदि को कैसे ना इन पर नजर रखने को, मुझे ही क्यों? सोम की शक्ल रोने जैसी हो गई थी, क्योंकि अमन और रोनित के साथ उसे भी रनिंग के साथ एक्सरसाइज करनी थी। ऐसा नहीं था वो ये सब कर नहीं सकते थे, लेकिन ये उनकी पनिशमेंट थी। लेकिन किस लिए ये बस वाणी और आकाश जानते थे। आदि तो तीनों की हालत देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। नित्या भी सबको ऐसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वहीं कोई था जो चोर नजरों से नित्या को मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसकी नजरें नित्या के ऊपर से हट ही नहीं रही थी। ये कोई और नहीं हमारे अभय बाबू थे। अभय को जैसे ही उसका एहसास हुआ उसे खुद पर हैरानी हुई। वो अपने मन में बोला, ये मुझे क्या हो गया है? मैं नीतू को इस तरह कैसे देख सकता हूँ? आकाशवाणी अभय की सारी हरकतें देख रही थी। फिर दोनों एक दूसरे को देख कुछ इशारा करते हैं जिसके बाद वाणी अभय से बोली, चांद मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम मेरा एक फेवर करोगे? वाणी की बात सुन अभय बोला, इसमें पूछने वाली कहाँ बात है, तुम सीधे सीधे कह सकती हो। वाणी कुछ देर सोचकर बोली, ये नित्या के बारे में है। जिसे सुन अभय सीरियस हो गया। वही नित्या अपनी आंखें बड़ी कर वाणी को देखने लगी। नित्या अपने मन में बोली, पता नहीं ये लड़की क्या कहेगी हमारे बारे में। यही सोच सोचकर नित्या की धड़कनें बढ़ने लगी थी। इस वक्त वो बहुत मासूम लग रही थी। अगर अभी कोई नित्या को देख लेता तो अपना दिल उस पर हार बैठा होता।
अभय क्यूरियस होकर वाणी को तो कभी नित्या को देखता, जिससे चेहरे की हवाएं पहले से ही उड़ी हुई थी। तभी वाणी बोली, वो नित्या काम करना चाहती है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसे अपनी कंपनी में जॉब दे दो। अभय वाणी की बात सुन उसे घूर कर देखता है। कुछ देर वाणी को देखने के बाद अभय बोला, तुम भी तो इसे अपनी कंपनी में जॉब दे सकती हो ना। वाणी बोली, हाँ, लेकिन मुझे मेरे लोगों पर भरोसा नहीं। तुम जानते हो वो कितनी भोली और थोड़ी पागल है। वाणी की बात सुनकर तो नित्या का मुंह खुला रह गया। वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। कोष्टक। वाणी आगे बोली, वो तुम्हारे अलावा किसी और के साथ सेफ नहीं सकती। सीधे तौर पर कहूँ तो मुझे तुम्हारे अलावा किसी और पर भरोसा नहीं। अभय अपने मन में बोला, ये लड़की अपनी करोड़ों की कंपनी उन पर छोड़ सकती है, जिस पर उसे भरोसा नहीं। वाह, वाणी चाहती तो अपनी या आकाश की कंपनी में भी इसे जॉब दिला सकती थी, भले ही उसने खुद इंटरव्यू देकर जॉब पाई हो। लेकिन वो नित्या और अभय को एक दूसरे के करीब लाने के लिए ऐसा कर रही थी। नित्या को बहुत देर से शांत बैठी थी, तब हिम्मत करके बोली, वाणी, तुम्हें उन्हें फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी हम अपने दम पर जॉब हासिल करना चाहते हैं, ना कि सिफारिश से। नित्या की बात कहीं न कहीं अभय के दिल को छू गई थी। अभय कुछ देर रुककर बोला, ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो। लेकिन नित्या को इसके लिए पहले इंटरव्यू देना होगा। जिसे सुनते ही वाणी खुश हो गई। वैसे खुश हो नित्या भी हुई थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर उसे दिखने नहीं दिया। ब्रेकफास्ट करने के बाद सभी ऑफिस लिए निकल गए। अब पैलेस में वाणी, नैनी, उससे बच्चे थे। वाणी ने नित्या को भी अभय के साथ उसके ऑफिस भेज दिया था। वाणी आराम से बैठी थी क्योंकि उसने पहले ही नित्या के लिए सब कुछ रेडी करके रखा था। मतलब उसे अभय के ऑफिस में जॉब मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इस बारे में नित्या को पता नहीं था। वही अभय के ऑफिस में वाणी और आकाश दोनों ने अपने अपने जासूस बैठाए थे, जो उन्हें दोनों के बारे में पल पल खबर देते रहें। इन्हीं की मदद से दोनों उनके प्यार की गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। रघुवंशी कॉर्पोरेशन में अमन, आकाश, सोम, आदि और रोनित पांचों आकाश के केबिन में बैठे थे। लेकिन रोनित खड़ा था, क्योंकि बेचारे के लिए कोई चेयर ही नहीं बची थी, या ये सब किसी ने जानबूझकर किया था। आकाश ने सभी को अभय और नित्या के बारे में बता दिया था। जिसे सुन सबसे ज्यादा खुश था तो वो था आदि। आखिर होता भी क्यों नहीं, कम से कम उसका अभय से पीछा तो छूटेगा। जब अभय नित्या के साथ रहने लगेगा तो उसे रूही से बोलने का टाइम ही नहीं मिलेगा, जिससे हमारे भाई साहब को सुकून था। लेकिन इन्हें कहा था कि इनकी ये गलत फहमी जल्दी ही दूर होने वाली थी। दरअसल आदि रूही के लिए कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव था, क्योंकि पास्ट में उसकी एक गर्लफ्रेंड रह चुकी थी, जिसने आदि को सिर्फ पैसे के लिए फंसाया था। जिसके बाद वो दूसरा आदमी जो उसका दोस्त था उसी के साथ भाग गई। तभी से आदि को लड़कियों से नफरत थी। लेकिन रूही के सामने उसकी एक नहीं चली, और अभी हमारी रूही इस बात से अनजान है। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। आकाश ने सभी को अभय और नित्या के बारे में बता दिया था। जिसे सुन सबसे ज्यादा खुश था तो वो था आदि। आखिर होता भी क्यों नहीं, कम से कम उसका अभय से पीछा तो छूटेगा। जब अभय नित्या के साथ रहने लगेगा तो उसे रूही से बोलने का टाइम ही नहीं मिलेगा, जिससे हमारे भाई साहब को सुकून था। लेकिन इन्हें कहा था कि इनकी ये गलत फहमी जल्दी ही दूर होने वाली थी। दरअसल आदि रूही के लिए कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव था, क्योंकि पास्ट में उसकी एक गर्लफ्रेंड रह चुकी थी, जिसने आदि को सिर्फ पैसे के लिए फंसाया था। जिसके बाद वो दूसरा आदमी जो उसका दोस्त था उसी के साथ भाग गई। तभी से आदि को लड़कियों से नफरत थी।
लेकिन रूही के सामने उसकी एक नहीं चली और अभी हमारी रूही इस बात से अनजान है। क्या हो अगर रूही को आदि की एक्स गर्लफ्रेंड के बारे के पता चल जाए? ये तो रूही ही जानती थी। सब अपनी अपनी बातों में मगन थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद अभय नित्या को अपने साथ लेकर अपने ऑफिस चला गया। बाकी सब भी ऑफिस चले गए, साक्षी, वाणी और बेबीज को छोड़कर। अब भला इतने छोटे बच्चे ऑफिस काम करने कैसे जा सकते थे? ऑफिस में रूही और मीरा दोनों साथ में बात करते हुए जा रही थी। मीरा रूही के साथ चलते हुए रूही से बोली, रूही तुम्हें पता है कल मैंने डंकिनी को देखा। मीरा आगे कुछ बोलती उससे पहले ही रूही हैरान होकर बोली, क्या? लेकिन वो तो किसी टूर पर गई थी ना। मीरा बोली, वही तो, लेकिन वो अकेले नहीं थी, उसके साथ कोई आदमी भी था जो दिखने में काफी बड़ा लग रहा था, तुम समझ रही हो ना। रूही बोली, हमें इससे क्या करना, वो कुछ भी करे। जिस दिन वो हमसे उलझेगी उस दिन उसे निपटा दिया जाएगा। कहते हुए रूही के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी, जिसे देख मीरा अपना सर ना के हिलाते हुए बोली, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। जिसके बाद दोनों अपने अपने केबिन में चली गई। आकाश के केबिन में अमन, सोम और आदि बैठे थे, जिन्हें आकाश अपनी डेस्क पर बैठकर तीनों को घूर कर देख रहा था, जिससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे। वो सभी आकाश को इग्नोर कर रहे थे। तभी एक बार फिर से आकाश के केबिन का दरवाजा खुलने की आवाज आई, जिससे सबका ध्यान दरवाजे की तरफ चला गया, जहां देखते ही अमन की आंखों में चमक आ गई। वहीं आकाश खा जाने वाली खतरनाक नजरों से सामने खड़े इंसान को घूरने लगा। तभी जानी पहचानी आवाज आई, जीजू मैं आ गया। देखिए, और मैं सबके लिए ड्रिंक और स्नैक्स के साथ नत्थू हलवाई के यहाँ की जलेबी और समोसे भी लेकर आया हूँ, वो भी एक्स्ट्रा चटनी के साथ। कहकर रोनी अपने हाथ में पकड़े खाने के पैकेट्स को सामने टेबल पर रख देता है। ये सब बताते हुए उसकी आंखों में चमक थी। जब अमन ने सुना तो अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए अपने होठ पर जीभ फिराने लगा। सामने रखे गर्मा गर्म जलेबी और समोसे को देख उसके पेट में चूहे रेस लगाना शुरू कर किया। अमन अपने सामने रखे सामान को देख खुश होते हुए बोले, अरे साले, आज तो तूने मुझे खुशी कर दिया। मैं कब से नत्थू लाल हलवाई के यहाँ के समोसे और जलेबी खाने के लिए तरस रहा था, लेकिन किसी को ये रास नहीं आता। कहते हुए अमन अपनी तिरछी नजरों से आकाश की तरफ देखता है, जो उसे ही घूर रहा था। आकाश को खुद को घूरते देख अमन जल्दी से आकाश के ऊपर से अपनी नजरें हटाकर सामने रखे समोसे को निकालकर खाने लगा। अमन को खाते देखने भी एक समोसा उठाया और उसे चटनी में डुबोकर खाने लगा, जिसे खाते ही उसके मुंह से एक जी वर्ड निकला, लाजवाब। मैंने इससे ज्यादा टेस्टी समोसे आज तक नहीं खाए। नत्थू लाल हलवाई के समोसे और जलेबी मुंबई में फेमस थी, और सभी ने बचपन से उसके यहाँ के समोसे खाए हैं। वो बात अलग है कि बचपन में वो सभी अपने दादाजी के साथ जाया करते थे, लेकिन बड़े होने के बाद उन्हें दोबारा से उनके यहाँ के समोसे खाने को नहीं मिले। वो तो एक बार बातों ही बातों में अमन ने रौनक को इस बारे में बताया था, इसलिए आज वो सबके लिए इसे लेकर आया। सोम जो चुपचाप बैठा था, आदि जबरदस्ती उसके मुंह में भी समोसा ठूस देता है। वहीं खड़ा आकाश उन सब की नौटंकी देख रहा था, और रौनक सबको खुश देख मुस्कुरा रहा था। अमन अब तक 5 समोसे खा चुका था। फिर अमन एक समोसा आकाश को दिखाकर उससे बोला, भाई आप क्यों खड़े हैं, आइए ना आप भी हमारे साथ। सच में नत्थू लाल के समोसे आज भी पहले की तरह से है। आकाश अमन को खतरनाक नजरों से घूर कर देखता है, जिससे डरकर अमन आकाश से अपनी नजरें हटाकर रौनक को देखने लगा।
जो मुस्कुरा रहा था। अमन रोनित से बोला, आई तो तुमने दिल खुश कर दिया। मांग बच्चा, तुझे क्या चाहिए? रोनित कुछ कहता उससे पहले ही आकाश की कड़क आवाज आई, ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? क्या मैं तुम्हें ऑफिस में समोसे जलेबी खाने के पैसे देता हूँ? आकाश को गुस्से में देख एक पल के लिए सभी लोग डर गए। तभी सबने कुछ ऐसा देखा जिसे देख उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल आकाश बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि रोनित इसके मुंह में जलेबी भरते हुए बोला, जीजू पहले आप ये चाशनी में डूबी जलेबी खाओ। इससे ना आपके मुंह की कड़वाहट चली जाएगी। जब भी बोलते ही कड़वा करेला जैसे लगाते हो। रोनित की हरकत देख अमन, सोम और आदि सदमे में थे, क्योंकि तीनों की आकाश के बारे में अच्छे से पता था, लेकिन बेचारा रोनित अभी सबसे अनजान था। तभी कमरे का तापमान अचानक से गिरने लगा। सबको ठंडक का एहसास हुआ। रोनित खुद से बोला, ये गर्मी के मौसम में अचानक से ठंड क्यों लगाने लगी? रोनित अभी सोच रहा था कि उसकी नज़र आकाश की नज़रों से जा मिली, जो अपनी नीली आंखों से इसे ही घूर रहा था, जैसे अभी उसे अपनी आंखों से भस्म कर देगा। अब रोनित को आकाश से डर लग रहा था। वही अमन जलेबी की एक बाइट लेते हुए अपने आप से बड़बड़ाकर बोला, बेटा रोनित, अब तो तू गया। आज तेरा राम नाम स्वाहा। वही अमन के बाजू में बैठा आदि चिढ़कर अमन से बोला, गधे, राम नहीं स्वाहा नहीं सत्य होता है। अमन भी आदि की टोन में चिढ़कर बोला, लेकिन यहाँ सत्य नहीं स्वाहा होने वाला है, वो भी हमारे इकलौते दुश्मन हमारे साले साहब का। अमन अपने में बोला, साले तूने बहुत परेशान किया है हम सबको, लेकिन अब बारी हमारी। कहकर अमन तिरछी मुस्कान मुस्कुराने लगा। वही आकाश अपने मुंह में भरी जलेबी को खाकर रोनित से कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने वाला था कि तभी रोनित अपने पॉकेट से फोन निकालकर जल्दी से अपने कान में लगा लेता है। रोनित फोन पर बात करने की एक्टिंग करते हुए बोला, हेलो, फिर थोड़ी देर रुककर क्या क्या कैसे, मैं अभी आ रहा हूँ। तुम लोगों से कोई काम ढंग से नहीं हो सकता। कहते हुए रोनित गुस्सा होने का नाटक कर रहा था। हालांकि वो गुस्सा नहीं था, ये उसकी आकाश के गुस्से में बचने की तरकीब थी। रोनित अपने डर के भाव छुपाकर जल्दी से बोला, कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए मुझे फौरन जाना पड़ेगा। इतना कहकर रोनित आकाश के केबिन से गायब हो गया। सब बस अपना मुंह फाड़े आकाश को देख रहे थे, लेकिन आकाश ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तभी अमन बोला, ये कैसा अजूबा है, वो साला इतना सब करने के बाद भी कैसे बच सकता है? ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। रोनित अपने डर के भाव छुपाकर जल्दी से बोला, कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए मुझे फौरन जाना पड़ेगा। इतना कहकर रोनित आकाश के केबिन से गायब हो गया। सब बस अपना मुंह फाड़े आकाश को देख रहे थे, लेकिन आकाश ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तभी अमन बोला, ये कैसा अजूबा है, वो साला इतना सब करने के बाद भी कैसे बच सकता है? अब आगे। अमन की बात सुनकर आदि हताश होकर बोला, क्योंकि वो हमारी बीवियों का भाई है, वरना साले को यहीं न गाड़ देते। वही सेवन के बाहर रोनित सरकाइटिस्ट स्माइल करते हुए खुद से कहता है, जीजू मुझे मारना इतना भी आसान जितना आप सोचते हो, क्योंकि मेरे आस मेरे हुक्म का इक्का है। इतना कहकर रोनित कृपी स्माइल करते हुए चला गया। आकाश के केबिन में। आकाश की नज़र जब अमन, सोम और आदि पर गई तो तीनों अभी भी मस्त होकर समोसे और जलेबियां खाने में लगे हुए थे, जिसे देख आकाश गुस्से में बोला, अगर मेरे 3 गिनने से पहले तुम सब यहाँ से गायब नहीं हुए तो आकाश अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता, और अमन, सोम और आदि वहां से गायब हो गए। मतलब चले गए। उनकी स्पीड इतनी फास्ट थी कि 1 मिनट के लिए आकाश भी सोच में पड़ गया। फिर अपना सर झटककर अपनी टाई की नॉट ढीली करते हुए खुद से बोला, आह, सारे नमूने मेरी किस्मत में ही लिखे थे। तभी आकाश की नज़र टेबल पर रखे समोसों और जलेबी पर गई।
जिसे 1 मिनट तक घूर कर देखने के बाद आकाश ने जाकर एक समोसा उठाकर खा लिया। आकाश समोसे की दूसरी बाइट लेने के लिए समोसे को अपने मुंह के पास ले जाता ही है कि तभी अमन बिना दरवाजा नोक किए अंदर घुस आया। अमन अंदर आते हुए बोल रहा था, सॉरी भाई वो मैं यहाँ अपने समोसे कहते कहते अमन बीच में रुक गया और अपना मुंह फाड़कर सामने आकाश को देखने लगा। आकाश को अमन के आने से थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था। आकाश को देख अमन हंसते हुए बोला, भाई अगर आपको ये खाना ही था तो आराम से खा लेते, हम सबको यहाँ से भगाने की क्या जरूरत थी। अमन बोल रहा था तभी उसे अपने ऊपर किसी की नजरों की तपिश महसूस हुई। अमन ने सामने देखा आकाश उसे अपनी मिली आंखों से घूर रहा था, जैसे अभी उसका सार खून पी जाएगा। ये देखते ही अमन की सांसें अटकने लगी। अमन अपनी लड़खड़ती आवाज में बोला, सो सॉरी भाई वो गलती से मिस्टेक हो गई, जो मेरी जवान फिसल गई। आप आराम से रहिए मैं जा रहा हूँ, कहकर अमन दरवाजा बंद करने लगा। अमन दरवाजा हल्का सा बंद करता है, लेकिन जब उसने देखा कि आकाश की नज़र दूसरी तरफ थी, वो दरवाजा खोलकर आया और टेबल से समोसे जलेबी उठाकर ऐसे भागा जैसे कोई चोर हीरा चुराकर भागता है। शुरू में आकाश की कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तभी उसकी नज़र टेबल पर गई को खाली थी, जिसे देखते ही आकाश के चेहरे पर हंसी आ गई, जो उसने जल्दी से छुपा लिया। दूसरी ओर राणा कॉर्पोरेशन में 50 मंजिला ऊंची इमारत जो बाहर से दिखने में काफी सुंदर थी, उतनी ही सुंदर वो अंदर से भी थी। नित्या जब आरव के साथ ऑफिस में एंटर हुई तो सभी लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो, क्योंकि किसी ने आज तक आरव को किसी भी लड़की के साथ नहीं देखा था। यहाँ तक वो अपनी सेक्रेटरी के साथ भी बहुत कम देखने को मिलता था। उसके साथ हमेशा उसका असिस्टेंट विहान रहता था। सब नित्या को ऐसे देख रहे थे जैसे वो लड़की न होकर कोई एलियन हो, क्योंकि वहाँ सभी लड़कियों ने शॉर्ट और वेस्टर्न ड्रेस ही पहनी थी, साथ में अपने अपने मुंह पर किलो भर का मेकअप। वहाँ बहुत कम या कहें ना के बराबर ही सिंपल लड़कियाँ थी। वहीं हमारी नित्या, जिसने सफेद सलवार सूट, माथे पर छोटी से काली बिंदी, हाथों में चूड़ियां, पैरों में पायल, गले में एक छोटी से डायमंड की चेन जो उसे आरव ने ही दी थी उसके बर्थडे पर, जिसे नित्या आज तक पहने है। चेहरे पर मेकअप के नाम पर सिर्फ काजल से सनी आंखें, उसके सुर्ख गुलाबी होठ जिन्हें देख कोई भी मर्द अपना कंट्रोल खोने पर मजबूर हो जाए, और मासूमियत तो उसके चेहरे से चाशनी की तरह टपकती थी। वहां खड़े लड़के उसकी खूबसूरती में जैसे खो जी गए थे। वहीं लड़कियां जलन भरी नजरों से नित्या को देख रही थी। सभी नित्या के कपड़ों को देख उसे गांव की गवार समझ रहे थे। तभी एक लड़की अपने पास में खड़ी दूसरी लड़की के कान पर जाकर धीमे से बोली, ओए ये बहन जी कौन है, और हमारे सेओ के साथ यहाँ क्यों आई है। जिस पर दूसरी लड़की, जो कि नित्या की खूबसूरती देख जल भुन रही थी, पहली लड़की से बोली, होगी कोई हमें इससे क्या, शायद उसने बॉस को अपने हुस्न के जाल में फंसाया होगा। ये कह तो ऐसे रही थी जैसे खुद बड़ी शरीफ हो। वो खुद यहाँ आरव को पटाने के लिए आती थी, लेकिन आरव कहाँ किसी को भाव देता था। वहीं सभी नित्या के बारे में बातें कर रहे थे। कोई उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था, वही कोई उसकी बुराई। सबको अपनी तरफ देखते देख नित्या थोड़ा इनकम्फर्टेबल होने लगी, जिसे जब आरव ने देखा तो उसे अपने एम्प्लॉयज पर बहुत गुस्सा आया। आरव सबसे चिल्लाकर बोला, मैं यहाँ तुम्हें गॉसिप करने के पैसे नहीं देता, समझे, और अगर किसी कितना ही शौक है तो शांति से रिजाइन करके जा सकता है। आरव किनात-सी कर वहां सभी के माथे पर ठंडे पसीना आने लगा। सभी वहां से ऐसे भागे जैसे गधे के सर से सींग। सबके जाने के बाद नित्या नॉर्मल हुई।
आरव नित्या को अपने केबिन में लेकर चला गया, जो काफी सुंदर था। वहां का सारा सामान एक्सपेंसिव था, एक पेन भी। कमरे को खूबसूरती से सजाया गया था। नित्या कुछ देर के लिए उसकी खूबसूरती में कहीं खोसी गई। तब आरव उसके पास जाकर बोला, नित्या थोड़ी देर में तुम्हारा इंटरव्यू है, तब तक तुम यहाँ बैठकर वेट करो, और हाँ, जब तक मैं ना कहूँ यहाँ से कहीं मत जाना। मेरी एक जरूरी मीटिंग है, हम उसके बाद मिलते हैं। फिर मैं खुद तुम्हारा इंटरव्यू लूंगा। आरव कह तो प्यार से रहा था, लेकिन नित्या के लिए ये सब वार्निंग से कम नहीं था। नित्या की हॉट बीट बढ़ने लगी थी, जिन्हें उसने मुश्किल से संभाला। फिर आरव से बोली, जी ठीक है। आरव नित्या को अपने सेबन में छोड़कर बाहर गया और किसी से कहकर नित्या के लिए चाय और कुछ स्नैक्स ले जाने का कहकर मीटिंग के लिए चला गया। आरव के जाते ही नित्या ने चैन की सांस ली। नित्या अपने सीने पर हाथ रखकर खुद से बोली, ही राम जी, बचा लिया आपने, वरना उनके सामने तो हम सांस भी ठीक से नहीं ले पाते। किसी सोचकर नित्या आरव के केबिन को अच्छे से देखने लगती है। सब कुछ देखते हुए नित्या आरव की डेस्क के पास पहुंच गई, जहां नित्या को एक ड्रार दिखा, जिसे देख नित्या क्यूरियोसिटी में खोलने लगी। इससे पहले नित्या इसे खोल पाती, एक झटके से आरव के केबिन का दरवाजा खुला, जिससे नित्या की नजर अपने आप सामने की तरफ चली गई। नित्या ने देखा एक 23-24 साल की लड़की, जिसने व्हाइट शर्ट और ब्लैक स्कर्ट पहन रखी थी, जो इसके थाई तक था, और उसके चेहरे पर मेकअप था। 4 इंच ऊंचे हील पहने वो लड़की खड़ी घमंडी दिख रही थी। वो गुस्से में नित्या को घूर जा रही थी, जैसे उसका बस चलता तो वो अभी नित्या के खून कर देती। लड़की में नित्या को ऊपर से नीचे तक देखा, उससे नित्या की खूबसूरती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो लड़की गुस्से में चलकर नित्या के पास आई और गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तुम 2 कौड़ी की लड़की, तुम्हारी हिट कैसे हुई हमारे सेओ के केबिन में घुसने की? और तुम ये उनकी डेस्क के पास क्या कर रही हो? नित्या अपने सामने खड़ी लड़की की बात सुनकर हैरान थी। वो उसे समझाने के लिए अपना मुंह खोलती ही है कि तभी कमरे में एक जोरदार तमाचे की चीख गूंजती है। ये थप्पड़ उस लड़की ने नित्या को मारा था, जिससे नित्या का मुंह एक तरफ झुक गया। नित्या तो अभी भी सदमे में थी, उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर उसे किस बात के लिए थप्पड़ मारा गया। तभी उसके सामने खड़ी लड़की ने नित्या की कलाई को जोर से पकड़कर कहा, बोल तुझे किसने भेजा है? और तू हरे सेओ के केबिन में क्या चुराने आई है? नित्या अभी भी सामने खड़ी लड़की को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बिना नित्या की बात सुने उसे लगभग खींचते हुए आरव के केबिन से बाहर निकालकर उसे फर्श पर धक्का दे देती है, जिससे नित्या सीधे जमीन पर गिर गई। वहीं आसपास के लोग उसे देखने लगे। वहीं सामने खड़ी लड़की तो घमंड में मुस्कुरा रही थी। तभी एक एम्प्लॉय लड़की के पास आकर उससे डरते हुए बोला, सिम्मी मैम, ये आप क्या कर रही है? आप जानती भी है ये कौन है? अब तब नित्या खड़ी हो चुकी थी। वही वो लड़की जिसका नाम सिम्मी था, ये आरव की सेक्रेटरी थी, जो कि आरव को पसंद करती थी, लेकिन आरव उसे एक भाव तक नहीं देता था। आज सिम्मी लेट ऑफिस आई थी, इसलिए इसे नित्या के बारे में कुछ पता नहीं था। उसने बाहर कुछ लोगों से बस ये सुना था, आज एक सुंदर लड़की आई है, शायद आरव उसे पसंद करता है, और काफी सुंदर है, जिसे सुनते ही सिम्मी का तो जैसे खून ही खोल उठता है। वो बिना किसी से कुछ कहे सीधे आरव के केबिन में चली गई, जहां उसे नित्या को देखा, जो कि बिना मेकअप के भी अच्छों को पीछे छोड़ सकती थी। उसे देख इसका गुस्सा और बढ़ गया। अब उसने ठान लिया कि वो कैसे भी करके इस लड़की को यहाँ काम नहीं करने देगी।
नित्या खड़ी होकर फिर से सिम्मी को समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन सिम्मी गुस्से में बोली, यू बिच, एक तो तुम यहाँ चोरी करने आई हो और ऊपर से मुझसे जवान लड़ा रही हो, तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ। लेकिन नित्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब नित्या को एहसास हुआ उसके सामने खड़ी लड़की उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है, ये देखकर अब नित्या को भी गुस्सा आने लगा था। वहीं आसपास खड़े लोग डर के मारे थर-थर कांप रहे थे। उन्हें डर था अगर आरव को इस बारे में पता चलेगा तब क्या होगा? आरव कैसे रिएक्ट करेगा? नित्या अब सिम्मी से गुस्से में बोली, आप बेवजह मुझ पर इल्जाम लगा रही है। और हाँ, मैं वहाँ आरव जी के कहने पर रुकी थी। सिम्मी नित्या के मुंह से आरव का नाम सुनकर और ज्यादा गुस्सा हो गई। वो चिल्लाकर बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपनी गंदी जबान से हमारे सेओ का नाम लेगी। आज तो मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। इतना कहकर सिम्मी नित्या की तरफ बढ़ने लगी। सिम्मी नित्या को फिर से थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन इससे पहले वो नित्या को छू भी पाती उससे पहले ही किसी ने सिम्मी का हाथ हवा में जी रोक लिया।